हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ राज छेत्री और मैं आप सभी लोगों को मेरे अपने चैनल इंसेप्शंस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 8 करने वाले हैं, जो कि हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को और लेते हैं आज के सेशंस का सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग के पास में लिखा हुआ है। इन विच कांग्रेस द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज वॉज प्लेस, यानी कि पूर्ण स्वराज की जो मांग थी वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखी गई थी, ये हम लोग के पास में क्वेश्चन से। ऑप्शन से हम लोग के पास में लाहौर कांग्रेस, सूरत कांग्रेस, कोलकाता कांग्रेस और नागपुर कांग्रेस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका लाहौर कांग्रेस, या तो हम लोग जानते हैं इसको लाहौर अधिवेशन के नाम से, ठीक है ना। लाहौर कांग्रेस 1929, क्योंकि कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, इसी अधिवेशन के दौरान ही कांग्रेस के द्वारा मांग रखी गई थी पूर्ण स्वराज की। बात आई समझ में। चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लाहौर सेशंस 1929। हम लोग जानते हैं कि आईएनसी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में एक रिटायर्ड ब्रिटिश आईसीएस ऑफिसर जिनका नाम था A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था, जिसमें पूरे भारत से 72 डेलीगेट्स में इसमें पार्टिसिपेट किया था। और W.C. बैनर्जी को कांग्रेस का, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे पहला प्रेसिडेंट चुना गया। तब से क्या हुआ कि आईएनसी में हर एक वर्ष प्रेसिडेंट इलेक्ट करने की एक परंपरा सी बन गई थी। बात क्लियर है ना। ठीक इसी प्रकार से जब 1928 में कांग्रेस का, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ 1928 में, तो इस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू को कांग्रेस का क्या चुना गया, प्रेसिडेंट चुना गया। और मोतीलाल नेहरू कमेटी ने 20 अगस्त 1928 को एक रिपोर्ट तैयार किया जिसमें स्वराज, सेल्फ रूल और डोमिनियन स्टेटस की डिमांड रखी गई। बात क्लियर है ना। अब यहाँ पर डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता क्या है? डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि इंडियन वुड रूल इन इंडिया बट अंडर द ब्रिटिश गाइडेंस। मतलब साफ है कि इंडिया को इंडिया के लोग ही चलाएंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स के गाइडेंस पर। बात क्लियर है ना। अब देखिए, लेकिन जब कांग्रेस का जो लाहौर सेशंस हुआ ना 1929 में, 1929 में जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया, ठीक है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया। अब देखिए जो आपका जो लाहौर कांग्रेस है 1929, ये कुछ कारणों से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कुछ कारणों से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ कि देखिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 31 दिसंबर 1929 को क्या किया कि उन्होंने लाहौर के रावी नदी के तट पर, ठीक है ना, मध्य रात्रि को, यानी कि मिडनाइट पे क्या किया कि इंडियन ट्राइकलर फ्लैग को होस्ट किया और कुछ इंपॉर्टेंट घोषणाएं उन्होंने की, जिसको हम लोग जानते हैं लाहौर डिक्लेरेशंस के नाम से। किस नाम से जानते हैं? लाहौर डिक्लेरेशंस के नाम से, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या किया, इन्होंने लाहौर डिक्लेरेशंस के अंदर क्या क्या डिक्लेयर किया, देखिए। उन्होंने सबसे पहले तो ये बोल दिया कि द आईएनसी डिक्लेयर टू ऑब्जर्व 26 जनवरी एज इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर, ठीक है ना। उन्होंने भारतीयों से हर वर्ष 26 जनवरी को ना इंडिपेंडेंस डे के तौर पर मनाने की अपील की। बात क्लियर है ना। चलिए, अब जो मोतीलाल नेहरू जी द्वारा जो नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था 1928 को जो नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था, उसको एक्सेप्ट ना करने की अपील की। बात क्लियर है ना। और आईएनसी ने क्या किया कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कि पूर्ण स्वराज की क्या रखी, यहां पर डिमांड रखी। बात क्लियर है ना। इसलिए लाहौर डिक्लेरेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते और लेते हैं आज के सेशंस का दूसरा क्वेश्चन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग के पास में लिखा हुआ है क्या, द हाईएस्ट टोबैको प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, यानी कि भारत में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका आंध्र प्रदेश। याद रखना, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है तंबाकू का वो होता है आंध्र प्रदेश में। यदि वेस्ट बंगाल से पूछा जाए तो वेस्ट बंगाल में आपका होगा कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट। क्लियर। कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ पर होता है आपका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका, तंबाकू का, यानी कि तंबाकू का, ठीक है ना, यानी कि टोबैको का।
चलिए आगे बढ़ते, लेते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ग्रेफाइट, कार्बन एंड डायमंड्स आर, यानी कि ग्रेफाइट, कार्बन और हीरे किसका एग्जाम्पल? आइसोटोप, आइसोमर्स, आइसोटोन्स और एलोट्रॉप्स, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एलोट्रॉप्स, मीन्स ग्रेफाइट, कार्बन और डायमंड्स क्या है? एलोट्रॉप्स से। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते, लेते चौथा क्वेश्चन आज के सेशन का। व्हेन द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड इन इंडिया, देखिए भारत में सबसे पहला जो स्वतंत्रता दिवस था वो कब मनाया गया था? ये हम लोग के पास में क्वेश्चन है। ऑप्शन 26 जनवरी 1930, 2 जनवरी 1930, 31 अक्टूबर 1929, 8 दिसंबर 1930। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका 26 जनवरी 1930। थोड़ी देर आगे मैंने बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि को इंडियन ट्राइकलर फ्लैग को होस्ट किया और कुछ इंपॉर्टेंट घोषणाएं की। थोड़ी देर आगे मैंने बोला था उन्होंने हर भारतीयों से अपील किया था कि 26 जनवरी को, यानी कि 26 जनवरी को एज ए इंडिपेंडेंस डे के तौर पर मनाया जाए, ठीक है ना, ये अपील किया था। तो सबसे पहला जो आपका इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था वो किया गया था 26 जनवरी 1930 को। बात क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए, काबुलियत एंड पट्टा इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेटलमेंट वॉर इंट्रोड्यूस बाय, ये जो काबुलियत और पट्टा है ये किसके द्वारा पेश किया गया था? ये हम लोग से क्वेश्चंस पूछा गया है। ऑप्शन से शेर शाह, मोहम्मद शाह, बहलोल लोदी और हुमायूं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका शेर शाह। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है शेर शाह का ओरिजिनल नाम बताइए, तो उनका जो ओरिजिनल नाम है वो है आपका फारिद खान। क्या है? फारिद खान, याद रखना, हिज ओरिजिनल नेम वाज फारिद खान। देखिए इनका जो ड्यूरेशन रहा वो 1486 से 1545 तक रहा। इनको बोला जाता है ये सूर डायनेस्टी का फाउंडर, बात आई समझ में, यानी कि सूर साम्राज्य का संस्थापक, ठीक है ना। इनके पिताजी का नाम था हसन खान, जो कि जागीरदार हुआ करता था कहाँ का? सासाराम, जो कि कहाँ पर है? बिहार में। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपने साम्राज्य को 47 सरकार में विभाजित किया था, ठीक है ना। इन्होंने एक कोइन इंट्रोड्यूस किया था, सिल्वर कोइंस, जिसको हम लोग जानते हैं डैम के नाम से। डैम इज द सिल्वर कोइंस इश्यूड बाय शेर शाह सूरी, ठीक है। इन्होंने दिल्ली में एक ओल्ड फोर्ट बनवाया था, यानी कि पुराना किला के नाम से हम लोग जानते हैं जिस फोर्ट को, ठीक है ना, ये भी इन्हीं ने बनवाया था। तो फेमस हिंदी वॉक देखिए पद्मावत, जो कि हम लोग जानते हैं रानी पद्मावती के बारे में, जो लिखा गया था मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, जो नोवेल लिखा गया था पद्मावत, ठीक है ना, ये भी शेर शाह सूरी के शासन के दौरान ही लिखा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 1539 में हुमायूं को हराया था बैटल ऑफ चाउसा में, और इन्होंने 1540 में दोबारा हुमायूं को हराया था बैटल ऑफ, यानी कि कन्नौज की युद्ध में। बात आई समझ में। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले क्या? रूपी, ठीक है ना, इंट्रोड्यूस करेंसी रूपी करेंसी को उन्हीं ने इंट्रोड्यूस किया था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना किसने की थी? तो ये भी शेर शाह सूरी ही होगा। इन्हीं ने क्या किया था, बाद में जाके इसको रिनोवेट किया था और एक्सटेंड भी किया था। चलिए आगे बढ़ते, लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए ध्यान से। रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक इज यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ, रेडियो कार्बन तकनीक का उपयोग किसकी आयु का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है? ऑप्शंस रॉक्स, मॉन्यूमेंट, सोयल और फॉसिल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका फॉसिल्स या जीवाश्म, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि जो रेडियो कार्बन डेटिंग है ये होता क्या है। रेडियो कार्बन डेटिंग को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, कार्बन डेटिंग, या तो हम लोग इसको बोलते हैं कार्बन 14 डेटिंग, ठीक है ना। ये एक प्रकार का मेथड होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स हो, ठीक है ना, इसमें हम लोग एक प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, रेडियो कार्बन प्रॉपर्टीज़। इसको यूज़ करते हुए हम लोग क्या करते हैं, एज को हम लोग डिटरमाइन करते हैं, ठीक है ना। एज को हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो हम लोग किसके एज को डिटरमाइन करते हैं? हम लोग जीवाश्म यानी कि फोसिल्स के एज को डिटरमाइन करते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय, प्राकृतिक रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? ये हम लोग के पास में क्वेश्चन है। ऑप्शंस मैरी क्यूरी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, हेनरी बैकेरल और फर्मी। तो करेक्ट आंसर होगा आपका हेनरी बैकेरल, ठीक है ना। हेनरी बैकेरल ने क्या किया था, रेडियो एक्टिविटी का खोज किया था, ठीक है। अब देखिए जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है उसको जो डिस्कवर किया था हेनरी बैकेरल ने, लेकिन ये वाला जो टर्म है ना
रेडियो एक्टिविटी वाला टर्म, इसको कोइन किसने किया था बोल के पूछा जाए तो टर्म कोइन किया गया था मैरी क्यूरी के द्वारा। अब याद रखना मैरी क्यूरी को ना 1903 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है ना। फिजिक्स में देखिए 1903 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, किसके लिए, रेडियो एक्टिविटी के लिए, ठीक है ना। इनको केमिस्ट्री में मिला था, देखिए किसकी खोज के लिए बोलने से, रेडियम की खोज के लिए इनको मिला था 1911 में नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है ना। अब देखिए जो हेनरी बैकरल था इन्होंने किया था डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी को, लेकिन जो टॉम किसके द्वारा कॉइन किया गया था ये मैरी क्यूरी के द्वारा, ठीक है ना। आप लोग एक बार देख लेना, मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, देखिए वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे बढ़ते लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। पोटासियम परमैग्नेट इज यूज टू प्यूरिफाई वाटर एज इट इज। देखिए जो पोटासियम परमैग्नेट है ना, इसका उपयोग ना पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। किस प्रकार का एजेंट होता है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। यानी कि इसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्लियर है ना। पोटासियम परमैग्नेट का आपका पूछा जाता है केमिकल फार्मूला, याद रखना है आप लोग को, KMnO4। ये केमिकल फार्मूला एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, फिर पूछा जा सकता है। याद रखना ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? KMnO4, यानी कि पोटासियम परमैग्नेट। बात आई समझ में, ठीक है। अब देखिए इसको पानी में क्यों ऐड किया जाता है? टू गिव इंटेंसली पिंक और पर्पल सॉल्यूशंस पाने के लिए। क्लियर। चलिए अब देखिए, ये देखिए पोटासियम परमैग्नेट, ठीक। चलिए मैं इसका उपयोग आप लोग को दिखा देता हूँ। पोटासियम परमैग्नेट होता क्या है? ये KMnO4, ये आप लोग को याद रखना है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अब देखिए स्पेशली ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर को, ठीक है ना। इट अपीयर्स डार्क पर्पल एंड कैरीज नो ऑडर। देखिए कोई खुशबू नहीं होता है इसमें। इट सक्सेसफुली एलिमिनेट सल्फर एंड मैग्नीज ऑडोर्स विच गिव वेल्स वाटर इट्स अनप्लीजेंट स्मेल। देखिए द कंपाउंड ऑल्सो डिसइंफेक्ट द वाटर प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम ड्रिंकिंग हार्मफुल बैक्टीरिया। देखिए हम लोग को किससे बचाता है? हार्मफुल बैक्टीरिया को ड्रिंक करने से क्या करता है? बचाता है। यानी कि पानी में जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है ना, उसको मारने में ये क्या करता है? काम करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। बैंक रेट इज द रेट एट विच। बैंक रेट वह दर है या बैंक दर वह दर है जिस पर क्या होता है, हम लोग से पूछा है बैंक रेट के बारे में। तो बैंक रेट एक प्रकार का रेट होता है जिसमें क्या होता है कि जो RBI यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो कॉमर्शियल बैंक को क्या देता है? पैसा उधार में देता है। बात आई समझ में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, RBI लेंड्स मनी टू दी कॉमर्शियल बैंक। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, बाई विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस वर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स इंसर्टेड। यानी कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? ये हम लोग के पास में क्वेश्चन से 40th अमेंडमेंट, 41st अमेंडमेंट, 42nd और 44th। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 42nd संशोधन या 42nd अमेंडमेंट जो आया था आपका 1976। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 42nd अमेंडमेंट, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस के नाम से भी जानते हैं। चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि जो 42nd अमेंडमेंट था, 42nd अमेंडमेंट में क्या क्या हुआ, ठीक है ना। देखिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, वो इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस इन पार्ट 4। देखिए ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, ये हम लोग के पार्ट 4A में है। कहाँ पर है? पार्ट 4A में। और आपका एक आर्टिकल है आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 51A ये हमें बताता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। बात आई समझ, यानी कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में, ठीक है। और जिसको इंसर्ट किया गया था आपका संविधान के 42वें संशोधन के तहत, जो कि हुआ था आपका 1976 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आया था आपका ड्यूरिंग एमरजेंसी, ठीक है ना, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। यानी कि जिस समय इंदिरा गांधी जी का क्या था? गवर्नमेंट था, सरकार था, उस समय आया था आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है ना। उस समय जब पहली बार फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किया गया था, तो उस समय हम लोगों के पास में केवल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ था। अभी हम लोग के पास में फ़िलहाल क्या है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जो कि 51 आर्टिकल 51A के अंदर क्या है, इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। और जो 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ था वो आपका ऐड किया गया था 86th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि आया था आपका 2002। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, बहुत इंपॉर्टेंट 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। देखिए मैं 2002 लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, क्योंकि इसी के 86th अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही क्या किया गया था? 11th फंडामेंटल ड्यूटी
पार्ट 4A आर्टिकल 51A में ऐड किया गया था। बात आई समझ में। तो जिस समय आपका 86 अमेंडमेंट हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। बात आई समझ में, पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। कि मानव शरीर में जो सबसे बड़ा मसल्स होता है वो मसल्स का नाम बताना हम लोग को। लिखा हुआ है सार्टोरियस, इलियोपोसा, ग्लूटस मैक्सिमस, स्टेफेडियस। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ग्लूटस मैक्सिमस। ठीक है। यदि स्टेफेडियस की बात करूँ तो ये होता है आपका सबसे छोटा यानी कि स्मॉलेस्ट मसल्स। स्मॉलेस्ट बोला जाए तो आपका होगा स्टेफेडियस। बात आई समझ में। सार्टोरियस ये होता है आपका क्या? लॉन्गेस्ट। क्लियर। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको वो कौन कौन सा मसल्स है जो स्मॉलेस्ट है, लार्जेस्ट है। अब देखिए ग्लूटस मैक्सिमस की बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ जो स्टेफेडियस मसल्स होता है ये होता है हमारे ईयर में। बात आई समझ में। चलिए अब दिखाता हूँ आप लोग को। ग्लूटस मैक्सिमस देखिए कहाँ पर होता है? हमारे थाई के आसपास में। बात आई समझ में। अब देखिए जो सार्टोरियस मसल होता है यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि आपका सार्टोरियस मसल है। बात क्लियर है ना? सार्टोरियस मसल। क्लियर। ये वाला मसल्स आपका क्या है? सार्टोरियस। चलिए ये वाला मसल्स क्या होता है आपका? ग्लूटस मैक्सिमस, जो कि सबसे बड़ा होता है मानव शरीर में। सबसे बड़ा मसल्स की बात की जाए तो वो होता है आपका ग्लूटस मैक्सिमस। चलिए आगे बढ़ते हैं लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज। जियोगैस का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन से हम लोग के पास में मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मिथेन। याद रखना बायोगैस में मिथेन भी पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से पाया जाता है मिथेन। ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ कि बायोगैस होता क्या है। बायोगैस का मतलब होता है देखिए वो गैस जो हम लोग मुख्यतः कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं? रॉ मटेरियल सच जितने भी एग्रीकल्चर वेस्ट वगैरह होता है, मैन्यूर यानी कि काउ डोंग वगैरह जो भी होता है, उससे हम लोग जो भी गैस निकालते हैं ना वो गैस को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोगैस बोलते हैं। ठीक है ना। देखिए एग्रीकल्चर वेस्ट, मैन्यूर, म्यूनिसिपल वेस्ट, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट से जो भी गैस उत्पन्न किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, उसे हम लोग बायोगैस बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये देखिए काउ डोंग, यूरिन, जितने भी बायो फर्टिलाइजर वगैरह है, इनसे जो गैस प्रोड्यूस किया जाता है इसे हम लोग बोलते हैं आपका बायोगैस। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, मैटूर डैम इज बिल्ट ऑन रिवर। जो मैटूर डैम है या बांध है वो किस नदी के ऊपर बना हुआ है? ये हम लोग के पास में क्वेश्चन है। ऑप्शन कृष्ण, कावेरी, नर्मदा एंड महानदी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कावेरी। क्या होगा? कावेरी। यानी कि जो मैटूर डैम है ये आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। याद रखना पूछा जाता है मैटूर डैम किस स्टेट पे है? तो ये आपका तमिलनाडु में होगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ कुछ डैम के बारे में। देखिए कावेरी रिवर पर कौन कौन सा डैम है बोलने से पूछा जाता है। कृष्ण राजा सागर डैम ये कावेरी पर है। इंपॉर्टेंट मैथुर डैम ये आपका तमिलनाडु। हेमावती डैम, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट देखा है। हेमावती डैम इंपॉर्टेंट है। और ये बानासुरा सागर डैम एकदम इंपॉर्टेंट। चलिए अब देखिए यहाँ पर जो कृष्ण रिवर के ऊपर जो डैम बना हुआ है इंपॉर्टेंट डैम, डोम डैम, ठीक है ना, अलमाटी डैम, और आपका और एक डैम है बहुत ही इंपॉर्टेंट नागार्जुन सागर डैम, और आपका श्री सैलाम डैम पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रख लेना, लिख लेना, साथ के साथ में नोट करते जाना है। और एक सरदार सरोवर डैम, देखिए ये आपका नर्मदा रिवर के ऊपर जो भी डैम बना हुआ है ना, सरदार सरोवर डैम, ठीक है, ओमकारेश्वर डैम, इंदिरा सागर डैम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नर्मदा रिवर के ऊपर ये सारे के सारे डैम। चलिए हम लोग आगे बढ़ते लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान्स हैड सेट अप अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्लेब्स, यानी कि निम्नलिखित दिल्ली सुल्तान में से वो कौन से दिल्ली सुल्तान थे जिन्होंने दासों के लिए एक अलग सा विभाग क्या किया था, स्थापित किया था। ऑप्शन हम लोग के पास में इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। याद रखना फिरोज शाह तुगलक को, ठीक है ना, अकबर ऑफ द सल्तनत भी बोला जाता है, यानी कि सल्तनत काल का अकबर भी इनको बोला जाता है। किनको? फिरोज शाह तुगलक को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकबर ऑफ द सल्तनत, याद रखना। देखिए फिरोज शाह तुगलक जो है ना, इन्होंने एक इस्टेब्लिश किया था क्या, एक न्यू डिपार्टमेंट जिसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, दीवान ए खैरियत के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी भी बोला जाता है। स्पेशली ये डिपार्टमेंट उन्होंने किस लिए स्टार्ट किया था, किस लिए इस्टेब्लिश किया था, तो याद रखना टू टेक केयर
द ऑर्फन एंड विडोज, यानी कि विधवाओं और अनाथों के लिए, एक अनाथों की देखभाल के लिए उन्होंने ये जो डिपार्टमेंट था इसको क्रिएट किया था, यानी कि दीवान ए खैरियत, ठीक है ना। उन्होंने फ्री हॉस्पिटल्स लाइक दुराल सफ़ा एंड मैरिज ब्यूरोज फॉर पुअर मुस्लिम्स वेर ऑल्सो इस्टाब्लिश। देखिए उन्होंने क्या क्या किया, बहुत अच्छा काम किया था अपने शासनकाल में, देखना। ही हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड द डिपार्टमेंट ऑफ स्लैब्स और दीवान ए बंदागान, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिरोज शाह तुगलक को ये बहुत सारे ऐसे रीजन थे जिसके कारण इनको दिल्ली सल्तनत का क्या बोला जाता है, अकबर बोला जाता है। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। देखिए व्हाट इज दस्तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट। दस्तक क्या होता है? दस्तक एक प्रकार का परमिशंस होता है, किस चीज़ के लिए? व्यापार करने के लिए, ठीक है ना, वो भी बिना टैक्स के। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका परमिशंस टू ट्रेड विदाउट टैक्स। चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं दस्तक के बारे में। तो देखिए जो दस्तक था ये एक प्रकार का ट्रेड परमिट था जो स्पेशली ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था मुगल शासकों के द्वारा, ठीक है ना। स्पेशली मुगल शासक बोले तो आपका फारूक सियर, जिन्होंने 1717 में क्या किया था, एक फरमान तैयार किया था जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से व्यापार करने पर उनको किसी भी प्रकार का कस्टम ड्यूटी या तो टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है ना। दिस इज़ व्हाट दस्तक। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। द यूनियन बजट इज लेड बिफोर द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इन अकॉर्डेंस विथ आर्टिकल नंबर डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्रीय बजट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है। ये हम लोग के पास में क्वेश्चन से ऑप्शंस 72, 112, 360 एंड 48 याद रखना आपका होगा आंसर। आर्टिकल 112 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बजट के बारे में बताता है। आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट पावर ऑफ पार्डोनिंग, ठीक है ना, पार्डोनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। क्लियर। चलिए आर्टिकल 360 फाइनेंशियल पावर, ठीक है ना, फाइनेंशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज आर्टिकल 360। और आर्टिकल 148 क्या है आपका, ये CAG यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। देयर शैल बी अ कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इन इंडिया, आर्टिकल 148। चलिए आगे बढ़ते, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। देखिए द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज हेल्ड इन। देखिए जो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुआ था वो हुआ था आपका 1951-52 में हुआ था। कब हुआ था? 1951-52 में हुआ था आपका फर्स्ट जो जनरल इलेक्शंस हुआ था, यानी कि स्वतंत्र भारत का जो पहला आम चुनाव हुआ था वो आपका 1951 में अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था और ये चला था आपका कब तक? फरवरी तक चला था। बात आई समझ में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 1951, क्योंकि देखिए यदि ऑप्शंस में 1951 ना हो तो फिर उस केस में आपका आंसर 1952 भी हो जाएगा। बात क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द शेयर ऑफ वाटर ऑफ कावेरी रिवर कंसर्न्स। देखिए जो कावेरी नदी के पानी का जो बंटवारा है ना, बंटवारे को लेकर खासकर विवाद बना रहता है, वो किन दो राज्यों के बीच में ये पूछा गया है। तो ऑप्शंस हम लोग के पास में आंध्र प्रदेश एंड केरला, कर्नाटका एंड केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो याद रखना कावेरी रिवर स्पेशली ये कंसर्न है किस चीज़ की, किस दो स्टेट को लेकर? तमिलनाडु एंड कर्नाटका को लेकर। बात आई समझ में। तो तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में विवाद चलता ही रहता है कावेरी नदी के बंटवारे को लेकर। तो चलिए देखते, यहाँ पर देखिए द शेयरिंग ऑफ वाटर ऑफ द कावेरी रिवर हैज़ बीन द सोर्स ऑफ सीरियस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू इंडियन स्टेट तमिलनाडु एंड कर्नाटका। बताइए समझ में कौन कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु एंड कर्नाटका। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। देखिए द एंजाइम फाउंड इन दी ह्यूमन सलाइवा। देखिए यानी कि मानव लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? रेनिन, पाइलिन और टैनिन एंड रेसिन है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पाइलिन। क्या होगा? पाइलिन। क्लियर। चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये जो पाइलिन होता है इसको पाइलिन को हम लोग किस नाम से जानते हैं। और देखिए पाइलिन इज ऑल्सो नोन एज द सैलिवरी अमाइलिस। किस नाम से जानते हैं हम लोग? सैलिवरी अमाइलिस, ठीक है ना। द एंजाइम फाउंड इन द ह्यूमन सलाइवा इज पाइलिन। क्लियर। चलिए अब जो देखते हैं ना हम लोग के पास में दूसरा दिखा हुआ है। देखिए रेनिन जो एंजाइम है ना, ये कहाँ पर पाया जाता है? रेनिन एंजाइम, ये जो रेनिन एंजाइम है ये कहाँ पर मिलता है? ये भी पूछा जाता है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो रेनिन एंजाइम है ये मोस्टली फाउंड इन इन्फेंट्स। देखिए ये बच्चों में पाया जाता है, ठीक है ना। जो स्पेशली क्या करता है, ये डाइजेशन करता है किसका? मिल्क प्रोटीन, जिसको हम लोग मिल्क प्रोटीन जो होता है वो कैसिन, उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है बच्चों में। वो कौन सा होता है आपका? याद रखना रेनिन, ठीक है ना। रेनिन एंजाइम स्पेशली इन्फेंट्स यानी कि बच्चों में, छोटे बच्चों में पाया जाता है।
क्लियर है। चलिए देखिए जो टेनिन जो इंजाइम लिखा, टेनिन जो लिखा है ना यहाँ पर, टेनिन आपका मोस्टली कहाँ पर मिलता है, ये बार्क ऑफ द ट्रीज, वुड, लीव्स, इन सारे चीज़ों पर पाया जाता है आपका टेनिन। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि इसका जो यूज़ होता है टेनिन का, ये स्पेशली यूज़ होता है लेदर इंडस्ट्री में, याद रखना है आप लोग को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अरेबिका, रोबस्टा एंड लाइबेरिका आर वेराइटीज ऑफ किसकी किस्में, तो याद रखना ये सारे के सारे किस्में किसकी है, कॉफ़ी की। क्लियर। चलिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर आप लोग को, देखिए अरेबिका, रोबस्टा एंड लाइबेरिका, देखिए ये सारे के सारे वो वेराइटी है कॉफ़ी की। बात आई समझ में, ध्यान से देख लेना क्या क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, देखिए वर्ल्ड का यानी कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, हम लोग से पूछा है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट। तो बेसिन डेजर्ट है, देखिए हम लोग के पास में ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, सहारा डेजर्ट और गोबी डेजर्ट, याद रखना ये होगा आपका क्या, सहारा डेजर्ट। क्लियर है ना। सहारा डेजर्ट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, यानी कि सबसे बड़ा मरुस्थल है विश्व का, ठीक है ना। ये आपका है अफ्रीका में, कहाँ पर है, अफ्रीका में, याद रखना है। गोबी डेजर्ट ये आपका है चाइना और मंगोलिया में, चाइना और मंगोलिया में फैला हुआ है आपका गोबी डेजर्ट। और जो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है, कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, देखिए जो सहारा डेजर्ट है ना, ये आपका है कहाँ पर, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है, और ये आपका है नॉर्दर्न अफ्रीका में। बात आई समझ में। चलिए आगे बढ़ते, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। विच बैटल लेड टू द डाउनफॉल ऑफ द विजयनगर अंपायर, देखिए यानी कि विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के कारण हुआ था। क्लियर। लिखा हुआ है बैटल ऑफ हल्दीघाटी, याद रखना है 1576 में हुआ था। बैटल ऑफ तालीकोटा ये फॉट हुआ था आपका 1565 में, कब बोला मैंने, 1565, बैटल ऑफ तालीकोटा, ठीक है ना। और ये बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576, अभी मैं बता रहा हूँ किस किस के बीच में हुआ था। बैटल ऑफ खानवा, ठीक है ना, जो खानवा का जो लड़ाई हुआ था वो हुआ था 1527 में, 1527 में, ये डेट भी आप लोग को याद रखना होता है, ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल की बात करूँ तो ये हुआ था आपका 1526 में, ठीक। चलिए अब मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बैटल ऑफ तालीकोटा इज़ द करेक्ट आंसर। इस तालीकोटा की लड़ाई के फलस्वरूप क्या हुआ था, विजयनगर अंपायर का पतन हुआ था, ठीक है ना। तो देखिए जो बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ था ये हुआ था आपका किस किस के में, देखिए ये हुआ था स्पेशली हिंदू राजा ऑफ विजयनगर साम्राज्य के हिंदू राजा और 4 मुस्लिम फोर्सों के बीच में हुआ था, याद रखना है, जो बीजापुर से, बिदार से, अहमदनगर और गोलकोंडा से था, ठीक है, इनके बीच में हुआ था। और ये जो बैटल हुआ था ये फॉट हुआ था स्पेशली आपका 23 जनवरी 1565 में हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कहाँ पर हुआ था बोलने से, ये हुआ था आपका बीजापुर कर्नाटका में, प्रेजेंट डे में। क्लियर। तो ये बैटल ऑफ तालीकोटा के फलस्वरूप क्या हुआ था आपका, विजयनगर एम्पायर का यानी कि विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था, ठीक है। अब देखिए बैटल ऑफ हल्दीघाटी की बात करूँ तो ये हुआ था आपका 1576 में, और ये किस किस के बीच में हुआ था बोलने से आपका महाराणा प्रताप और मुगल एम्पायर अकबर की तरफ से कौन लड़ा था इस बैटल को, मान सिंह ने लड़ा था, ठीक है ना, मान सिंह लड़ा था। और बैटल ऑफ हल्दीघाटी में महाराणा प्रताप को हराया था किसने, आपका मान सिंह ने, ठीक है ना, यानी कि अकबर ने इस बैटल को क्या किया था, मुगलों ने इनको जीता था। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एंडोस्कोपी और टेक्निक यूज टू एक्सप्लोर द स्टोमक और अदर इनर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज बेस्ड ऑन द फेनोमेना ऑफ। एंडोस्कोपी पेट या शरीर के अन्य आंतरिक भागों को पता लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टेक्निक है जो किस घटना पर आधारित है, ये हम लोग से पूछा गया है। तो याद रखना ये होता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, यानी कि कुल आंतरिक प्रतिबिंब। क्लियर है ना। अब देखिए ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होता है ना, इसके एग्जाम में पूछे जाता है, याद रखना है आप लोग को मिराज फॉर्मेशंस, क्या बोला मैंने, मिराज फॉर्मेशंस, ठीक है ना, मिराज फॉर्मेशंस ये किस टेक्निक पर बेस होता है, ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, ठीक है ना। और उसके बाद में स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड यानी कि हीरो का चमकना, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, ठीक है ना, ये सारे एग्जाम्पल है किसके, आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। देखिए टोटल इंटरनल जो एंडोस्कोपी होता है वो किस प्रकार का टेस्ट होता है देख लेना एक बार आप लोग यहाँ से, ठीक है ना, फिगर में दिखा दिया है मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए
द टर्म पेन होल्ड ग्रिप इज एसोसिएटेड विद, यानी कि पेंडोल ग्रिप शब्द किससे संबंधित है, ये हम लोग के पास में क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका टेबल टेनिस। किससे रिलेट करता है ये आपका टेबल टेनिस से रिलेट करता है पेंडोल ग्रिप। चलिए मैं दिखा देता हूँ कुछ एग्जाम्पल जो कि फेमस एग्जाम्पल। देखिए डेविस कप टेनिस से रिलेट करता है, ठीक है ना, ये याद रखना है। फेड कप ये भी टेनिस है। वो सारे कप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए मेरडेका कप बहुत ही इंपॉर्टेंट फुटबॉल। गोल्फ से कौन कौन से, ये भी आप लोग को याद रखना, राइडर कप, ठीक है ना, वॉकर कप ये पूछा जाता है। थॉमस कप बैडमिंटन याद रखना है। उबेर कप बैडमिंटन, देखिए जो बैडमिंटन होता है थॉमस कप ये स्पेशली मेन प्ले करता है, और जो उबेर कप होता है ये फीमेल प्ले करता है। बात आई समझ में। अब देखिए फुटबॉल से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कप है, याद रखना है। सुब्रतो, दुरंत कप, संतोष ट्रॉफी, रॉबर्ट्स कप ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। ये रणजी ट्रॉफी वगैरह, ये क्रिकेट वाला आप लोग याद रखना। ईरानी ट्रॉफी ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, आप लोग यहाँ से देख लेना, साथ के साथ में कॉपी में नोट करते जाना है। चलिए आगे बढ़ते, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए लिखा हुआ है क्या, हु वॉज द प्रोपाउंडर ऑफ द आजीविका सेक्ट। देखिए आजीविका संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, ये हम लोग से पूछा गया। ऑप्शन से पुराना कासापा, ठीक है, पाकुदाहा और मकाली गोशाला और अजीता। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, आजीविका सेक्ट के संस्थापक बोला जाता है। हम लोग इसको बोलते आपका मकाली गोशाला को, इनको और एक नाम से जानते हैं हम लोग। देखिए गोशाला मस्कारी पुत्र, ठीक है ना, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। स्पेशली इनका भी राइज तब हुआ था जब बुद्धिज्म और जैनिज्म यानी कि साथ साथ में था। इनका भी उदय उसी वक्त हुआ था जिस समय बुद्धिज्म और जैनिज्म चल रहा था भारत में, ठीक है ना। अब देखिए, और ये जो इसका जो शासनकाल रहा वो ठीक 14th सेंचुरी तक रहा, ठीक है। अब स्पेशली ये लोग क्या करते थे कि फॉलोइंग द एसेटिक वे ऑफ लाइफ ये लोग फॉलो किया करते थे। मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि ये ऐसा माना, देखिए यहाँ पर माना जाता है कि आजीविक संप्रदाय के जो लोग थे ये नियतिवाद थे के रूप में चिन्हित किया जाता है। इनको याद रखना है। ये लोग नास्तिकवादी हुआ करते थे, यानी कि नास्तिक जिसको भगवान के ऊपर विश्वासी नहीं रहता था, ठीक है ना। ऐसा माना जाता है कि आजीविक श्रमण नग्न, देखिए मतलब नग्न रहते थे और परिवारजनों की तरह घूमते रहते थे इधर उधर। मतलब ये एसेटिक वे ऑफ लाइफ का मतलब ये होता है इधर उधर घूमते रहना, ठीक है ना। ईश्वर, पुनर्जन्म और कर्म कांड में उनका विश्वास ही नहीं था, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है आजीविका संप्रदाय, याद रखना। किसने इसको इसके प्रवर्तक कौन थे, मकाली गोशाला। चलिए आगे बढ़ते, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के फाउंडर का नाम बताना हम लोग को, संस्थापक का नाम बताना है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन यदि रियल फाउंडर पूछा जाए तो फिर इल्तुतमिश हो जाएगा। कौन, इल्तुतमिश। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, इनका जो शासनकाल रहा वो 1206 से 1210 तक 4 साल तक का शासनकाल रहा, याद रखना। फर्स्ट रूलर ऑफ द मामलुक डायनेस्टी, हम लोग गुलाम वंश को मामलुक डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं, याद रखना है, ठीक है ना। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनको लाल बख्श के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्होंने क्या किया था। स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुआतुल इस्लाम मॉस्क एंड दिल्ली। देखिए कुआतुल इस्लाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2.5 दिन का झोपड़ा, याद रखना, इनके ही द्वारा वो किया गया था, कंस्ट्रक्ट किया गया था। दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट इस्लामिक मोनूमेंट्स इन नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है ना। ही बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इन दिल्ली। देखिए कुतुब मीनार को किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, वो भी आपका करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है ना। ही बिकेम, देखिए कुतुब मीनार तो हो गया दिल्ली में। ये जो किस नाम से जाना जाता है, लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि वो लाखों में बांटा करता था अपना धन, ठीक है ना। ही वॉज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शंस एंड, अब देखिए हिंदू यानी कि जो भी हिंदू मंदिर वगैरह हुआ करते थे, हिंदू मंदिरों को डिस्ट्रक्ट बिगाड़ने में या उसको ध्वस्त करने में ये सबसे आगे रहा करता था। क्लियर है ना। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके कुतुबुद्दीन ऐबक को लेकर, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ क्या, सारावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन। सारावती जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, ये हम लोग के पास में क्वेश्चन है। ऑप्शंस तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सारावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज इन कर्नाटका। कहाँ पर है, कर्नाटका में। देखिए ये है आपका सारावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कहाँ पर है, देखिए जोग फॉल्स फाउंड बाय द सारावती रिवर्स। देखिए ये जो जोग फॉल्स है कर्नाटका पर, ये भी आपका सारावती रिवर पर ही
ठीक है ना, किसके द्वारा फॉर्म होता है ये, साबरमती रिवर के द्वारा। चलिए कहाँ पर है, कर्नाटका में। बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। कोरल रीफ्स इन इंडिया कैन बी फाउंड इन, भारत में जो प्रावल भितियाँ है ना वो कहाँ पर पाई जाती है, द कोस्ट ऑफ ओडिशा, वाल्टियर, रामेश्वरम एंड त्रिवेंद्रम। ये हम लोग के पास में क्वेश्चंस तो इस क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका रामेश्वरम। अब ये जानते हैं कि कोरल रीफ्स होता क्या है, ठीक है। कोरल रीफ्स का मतलब होता है कि समुद्र के अंदर में जो इकोसिस्टम्स पाया जाता है ना उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोरल रीफ्स बोलते हैं। अब देखिए ये हम लोग को कहाँ पर मिलता है, इंडिया में रामेश्वरम में मिलता है, ठीक है। रामेश्वरम द्वीप में मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये जो पानी के अंदर का जो इकोसिस्टम्स होता है ना इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोरल रीफ्स बोलते हैं। देखिए कोरल रीफ्स इन इंडिया कैन बी फाउंड इन रामेश्वरम, ठीक है ना। ये कहाँ पर है आपका, बोलने से आपका तमिलनाडु कोस्ट पर है, ठीक है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि आपका रामेश्वरम। देखिए द कोरल रीफ्स आर बिल्ड बाय द कॉलोनीज ऑफ द टाइनी एनिमल्स फाउंड इन द मरीन वाटर दैट कंटेन्स फ्यू न्यूट्रिएंट्स। अ कोरल रीफ्स इज एन अंडर वाटर इकोसिस्टम, दिख रहा है ना, यानी कि पानी के अंदर का जो इकोसिस्टम्स होता है ना उसी हम लोग क्या बोलते हैं, कोरल रीफ्स बोलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29। फिरदौसी वॉच, फिरदौसी कौन थे, ऑप्शंस अ पोइट, वेल नोन फॉर हिज एपिक शाहनामा, बोथ ऑप्शंस ए एंड बी एंड नॉन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। याद रखना फिरदौसी एक कवि थे और उन्हें जाना जाता है शाहनामा जो कि एक महाकाव्य है, उनके लिए भी वो क्या है, प्रसिद्ध है। बात आई समझिए, उसके लिए भी वो क्या है, फेमस है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और याद रखना फिरदौसी कोर्ट पोएट हुआ करता था किसके समय में, मोहम्मद अब गजनवी के टाइम में। बात आई समझ में। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशंस का अंतिम क्वेश्चन जो कि हम लोग के पास में क्या है, द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ हम लोग को बताना है, ठीक है ना। सबसे कठोर पदार्थ देखिए गोल्ड, आयरन, डायमंड और प्लैटिनियम है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डायमंड। याद रखना है डायमंड इज द मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन द अर्थ। क्लियर। चलिए तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका डायमंड। बात आई समझ में। तो चलिए यहीं पर एंड करते हैं सेशंस को और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चंसों के साथ में। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को शेयर किया कीजिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।